वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए यूजर्स के लिए एक बार जल्दी से सब्सक्रिप्शन मॉडल को रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस पे आप क्लासेस को देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस में प्ले स्टोर को खोलिए और वहाँ पे सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ये हमारी ऐप का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको कुछ ऐसी दिखने वाली ऐप मिल जाएगी जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद क्या करना होगा, जाहिर सी बात है आपको खोलनी होगी ऐप। जैसे ही ऐप आप खोलते हैं उसके बाद आपको कुछ ऐसा सा डैशबोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस कौन सी कैटेगरी है, वो कैटेगरी है जहाँ पे सारे के सारे एजुकेटर्स, CA के प्लस एजुकेटर्स, सारे के सारे एजुकेटर्स अपना पूरा का पूरा कोर्स रोल आउट करते हैं। उसके साथ साथ हर कोर्स में, हर सेशन के अंदर जो भी चीज़ से पढ़ाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट से पढ़ाते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आप पर्सनली अपने पास डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो प्लस कैटेगरी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4, उसमें पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। यानी कि CA फाइनल कैटेगरी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, जो भी कैटेगरी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और मज़े की बात, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कौन से सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। क्यों? अनअकैडमी पे जितनी भी आप पेमेंट करेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक या फिर टीचर स्पेसिफिक पेमेंट नहीं होने वाली, कैटेगरी स्पेसिफिक होगी। अगर आप CA फाइनल कैटेगरी को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो CA फाइनल कैटेगरी में जितने भी सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे सबकी क्लासेस आप देख सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ऑन द नंबर ऑफ व्यूज़ और द काइंड ऑफ कंटेंट जो भी आप लेना चाह रहे हैं। जैसे ही आप CA फाइनल पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा जाएगा, आप इस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में करना क्या चाहते हैं। तो आप क्लिक कर सकते हैं ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। द मोमेंट यू डू दिस, उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं। 1 मंथ के लिए लेना चाहेंगे सब्सक्रिप्शन तो 4500 पर मंथ में मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ्स आप इंक्रीज करते जाएंगे पर मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। जैसे कि अगर आप 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो मोटे मोटे तौर पे 1500 to 2000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे पर मंथ बेसिस पे। और इसमें भी फर्दर आपको 10% डिडक्शन मिल सकती है, 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे? ये कोड अप्लाई करके, विच इज़ साहिल CA। अगर आपको हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी लगती है तो आई वुड अर्ज यू टू कंसिडर सब्सक्राइब। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स लॉ, यानी कि इनकम टैक्स लॉ जिसके अंदर एक्ट्स, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स सरकार ने क्यों बनाए, एक ही जगह पे सरकार सारी की सारी चीज़ें क्यों नहीं लिख सकती थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, हल्का सा स्ट्रक्चर समझेंगे कि इनकम टैक्स लॉ को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में क्यों डाला गया, हर डॉक्यूमेंट के पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने का। तो हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के आता है, लॉ। सो दिस वर्ड लॉ, दिस इज मच वाइडर देन एनी एक्ट। इसके अंदर लॉ भी इसके अंदर आपके एक्ट्स भी आ जाते हैं, रूल्स भी आ जाते हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट को देखते हैं जो कि इनकम टैक्स लॉ का पार्ट फॉर्म करता है, उसके कॉम्पोनेंट में आ सकता है। और उसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा क्यों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, हर डॉक्यूमेंट के पीछे रीज़न क्या है बनाने का। पहले कुछ चीज़ें लिख लीजिए। एक्ट, इसके बारे में इनफैक्ट मैं थोड़ा बड़ा पेन ले लेता हूँ। एक्ट अमेंडेड बाय पासिंग अनदर एक्ट ओनली। मतलब आप किसी भी एक्ट को अगर अमेंड करना चाहते हैं, कोई नया सेक्शन डालना चाहते हैं, कोई पुराना सेक्शन हटाना चाहते हैं, या फिर पुराने एग्जिस्टिंग सेक्शन में कोई छोटा मोटा चेंज करना चाहते हैं, तो इन सारे ही केसेस में आपको करना क्या पड़ेगा, नया एक्ट पास करना पड़ेगा। उस केस में ही वो चीज़ पास करके ही आप क्या कर सकते हैं, पुराने पर्टिकुलर एक्ट में कोई भी चेंज ला सकते हैं, चाहे छोटे से छोटा चेंज, चाहे बड़े से बड़ा चेंज। तो चेंज लाने के लिए मुझे दूसरा एक्ट पास करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1961 के अंदर आया था। क्या 1961 से कोई भी चेंज नहीं आया इनकम टैक्स एक्ट में? बिल्कुल आया है। हर साल चेंज आता है। कैसे चेंज आता है सोच के देखिए। हर साल फाइनेंस बजट आता है हमारा, जिसके अंदर होता क्या है, पहले बिल पेश करा जाता है लोकसभा में, वो लोकसभा के अंदर पास होता है। उसके बाद वही बिल कहाँ पे चला जाता है, राज्यसभा में चले जाता है, वो फिर राज्यसभा में पास होता है। और एक बार राज्यसभा में पास हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो जब अपना सिग्नेचर कर देते हैं उसके बाद ये बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। और जैसे ही वो एक्ट बन जाता है, वो क्या जाता है, पुरानी चीज़ें अमेंड हो जाती हैं इन मल्टीपल एक्ट्स। तो हमारे जो फाइनेंस एक्ट आता है सालाना बेसिस पे, एनुअली आता है, वो फाइनेंस एक्ट करता क्या है, मल्टीपल एक्ट्स को अमेंड करता है। और मैंने आपको अभी बताया क्या, कोई भी पुराना एक्ट अमेंड करने के लिए आपको नया एक्ट पास करना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट के तीनों लेग से वो होकर निकलेगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट से, तभी वो कोई भी एक्ट किसी भी पुरानी चीज़ को चेंज कर सकता है।
तो कोई भी पुराना एक्ट अमेंड करना है, नया एक्ट पास करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके सेक्शन में कोई भी चेंज करना है आपको, पुराना सेक्शन हटाना है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना है, तो नया एक्ट लाना पड़ेगा। नॉर्मली हर साल जो भी चेंजेस आते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जीएसटी एक्ट में या फिर किसी भी एक्ट में, कैसे आते हैं, हमारे फाइनेंस एक्ट से, जो कि कैसे आता है, एनुअल बेसिस पे आता है, हर साल आता है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको तरीका क्या बताया है कि कोई भी एक्ट उसको अमेंड कैसे करा जाता है। दूसरी चीज़ लिखिए, कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन, इनको कैसे अमेंड कर सकते हैं। कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन आपको अमेंड करना है, उसमें कोई भी चेंज लाना है, नई चीज़ बतानी है, पुरानी चीज़ हटानी है, कोई भी छोटे से छोटा चेंज या फिर बड़े से बड़ा चेंज लेके आना है, तो क्या करना होगा, आपको नया सर्कुलर निकाल देना है या फिर नई नोटिफिकेशन निकाल देनी है। इसको अमेंड करना था तो नया सर्कुलर निकाल दीजिए, इसको अमेंड करना था तो नई नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इस नोटिफिकेशन का नंबर क्या था, 723/2012, मतलब 723rd नोटिफिकेशन विच केम आउट इन द ईयर 2012। तो आप क्या करेंगे, जब नई नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेटेस्ट से 2018 के अंदर निकाल रहे हैं और ये लेटेस्ट से 70th नोटिफिकेशन थी, तो इसका नंबर क्या होगा, नोटिफिकेशन नंबर 70/2018, 70/2018। तो उस नोटिफिकेशन में पुरानी नोटिफिकेशन के नंबर का आप रेफरेंस देंगे और बोलेंगे पुरानी नोटिफिकेशन में हमने ये चीज़ें बताई थी, उनको इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं। कैसे बताएंगे, नई नोटिफिकेशन को पास करके, और पुरानी नोटिफिकेशन क्या हो जाएगी, इससे अमेंड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, रूल्स की। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल में बताऊंगा ये सब करते क्या है। अभी बस मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनको अमेंड किस तरीके से करा जाता है। आसान प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, जल्दी होता है, लेट होता है, अभी पहले उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो रूल्स के रिस्पेक्ट में लिखिए, पढ़ के आपको लग रहा होगा गलती हो गई, यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं लिखना चाहिए था, रूल लिखना चाहिए था। क्यों, सर्कुलर नोटिफिकेशन को अमेंड करना था, नया सर्कुलर नोटिफिकेशन निकालनी थी, एक्ट को अमेंड करना था, नया एक्ट निकालना था। तो रूल को अमेंड करने के लिए नया रूल निकालना चाहिए, नहीं नोटिफिकेशन क्यों निकाल रहे हो, ऐसा नहीं चलता। इनकम टैक्स रूल्स की अगर आप बात करेंगे तो नोटिफिकेशन निकाल के आप पुराना कोई भी रूल अमेंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन निकालेंगे और बोलेंगे नया रूल हम डालना चाह रहे हैं, रूल नंबर 123 जो कि ये चीज़ बोलता है, या फिर कोई पुराना रूल था रूल नंबर 3, उसमें ये चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं नोटिफिकेशन निकाल के कर सकते हैं। आप बताएंगे इस नोटिफिकेशन में कि इनकम टैक्स रूल्स 1962, जो कि 1962 में डॉक्यूमेंट इशू करा गया था, बताऊंगा क्या करता है क्या नहीं करता, उसके बारे में डिस्कशन होगी। लेकिन आप क्या बताएंगे, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी रूल्स हैं उनमें हम ये चेंज करना चाहते हैं, पुराने को हटाना, पुराने में चेंज करना, नया रूल इंसर्ट करना, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसे, एक छोटी सी नोटिफिकेशन निकाल के। अब लास्टली इसमें एक और चीज़ लिख लीजिए, दिस amendment process can be completed, या फिर कैन बी completed रहने दीजिए, टेक्स मंथ्स लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, कोई भी एक्ट पास करने में। और ऐसा क्यों होता है, पहले आप कोई भी चीज़ जो भी प्रपोज करना चाह रहे हैं, कोई भी एक्ट को पास करवाना चाह रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, बिल प्रपोज करना पड़ेगा। कहाँ पे, लोकसभा में। हमारे पार्लियामेंट के कितने लेग्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तीनों से जब तक चीज़ होके नहीं निकलेगी वो एक्ट नहीं बन सकती, और जब तक एक्ट नहीं बनेगी तब तक एनफोर्सेबल नहीं होगी। तो प्रोसेस क्या होता है किसी भी एक्ट को एनफोर्सेबल बनाने का, सबसे पहले बिल प्रपोज करा जाता है। उस डॉक्यूमेंट को बिल बोला जाता है जिसको आप कल को एक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, बिल, क्योंकि जब तक तीनों लेग से होके नहीं निकलेगा वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, और जब तक एनफोर्सेबल नहीं होगा उसको एक्ट नहीं बोला जा सकता। तो बिल प्रपोज करा जाता है कहाँ पे, लोकसभा में। उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस डिस्कशन करते हैं उस पर कि पास करा जाए नहीं करा जाए, वोटिंग होती है। अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो उस केस में क्या होता है, लोकसभा में वो पास हो जाता है। क्या एक्ट बन गया वो बिल, अभी नहीं बना, तीनों लेग्स हैं भाई साहब, तीनों अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ही एक्ट बन पाएगा।
तो पहले लोकसभा से पास करवाया, उसके बाद राज्यसभा में सेशन हुआ, अगेन डिस्कशन हुई, डेलिब्रेशंस हुई, और उसके बाद कुछ ना कुछ वोटिंग हुई होगी। हो सकता है राज्यसभा में पास हो जाए, हो सकता है नहीं पास हो। अगर नहीं पास हुआ तो फिर वहीं पे रुक जाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा से पास हो गया तो फिर वो आगे कहाँ पे जाएगा, आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। एंड प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद होता क्या है, उनको एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी होती है, अपना साइन डालना होता है। मोस्टली प्रेसिडेंट स्टेट पे प्रेसिडेंट तक अगर पहुंच चुका होता है कोई भी बिल, तो वहाँ पे जाकर रुकता नहीं है, लेकिन रुक सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से बिल्स प्रेजेंट करे जाते हैं, कैसे पास होते हैं, कितनी मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, वो सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी एक्ट को अमेंड करने के लिए दूसरे एक्ट की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आएगा कि फाइनेंस एक्ट हर साल आता क्यों है, ये जो भी चीज़ बताता है उसको हम मानते क्यों हैं, वगैरह वगैरह। तो फाइनेंस एक्ट हर साल इसलिए आता है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 में इशू करा गया था, उसमें आपको कोई भी चेंज करना है तो नया एक्ट पास करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप चेंज नहीं कर सकते। और फाइनेंस एक्ट हर साल क्यों आता है, फेब मंथ के आसपास बिल क्यों प्रपोज करा जाता है, इसलिए करा जाता है क्योंकि मल्टीपल एक्ट्स में, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कस्टम्स एक्ट, हर एक्ट में सालाना बेसिस पे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। सरकार क्या करती है, एक महीने के अंदर सारे के सारे चेंजेस बता देती है मल्टीपल एक्ट्स में जो भी वो करना चाहती है, विच इंक्लूड्स इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो। तो फाइनेंस एक्ट सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड नहीं करता, मल्टीपल एक्ट्स को करता है, जिनमें से एक कौन सा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। तो मैंने बताया क्या, ये जो एक्ट से किसी भी एक्ट को अमेंड करने का प्रोसेस है, इट कुड टेक मल्टीपल मंथ्स, क्योंकि लोकसभा में पहले चीज़ प्रेजेंट होगी, फिर राज्यसभा में जाएगी, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जाएगा। ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दिन के अंदर या फिर हफ्ते के अंदर नहीं हो जाती, इट टेक्स मल्टीपल मंथ्स। फेब में तो बिल प्रेजेंट करा जाता है हर साल के अंदर, कहाँ पे, आपकी लोकसभा के अंदर। कब होता है, आज के टाइम पे 1 फेब को प्रेजेंट करा जाता है फाइनेंस में। उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस होता है, लोकसभा से पास करवाना, राज्यसभा से पास करवाना, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेना, इसमें 2-3 महीने लग जाते हैं रफली। अप्रैल के पास आके ये जो फाइनेंस बिल फेब में प्रेजेंट करा गया था 1 फेब को, वो अप्रैल के पास आके फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होता है, जब तीनों ही जगह से पास हो जाता है। तो मल्टीपल मंथ्स लग जाते हैं। जिस चीज़ में आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, किसी भी एक्ट को अमेंड करने का प्रोसेस इट कुड टेक मल्टीपल मंथ्स, ओवरनाइट नहीं हो पाता। लेकिन इन दोनों ही अमेंडमेंट्स की अगर आप बात करें, जहाँ पे सर्कुलर या नोटिफिकेशन पास करके आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं इनमें, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन पास करके इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है, इसको भी लिखिए। रातों रात हो सकती है अमेंडमेंट। मतलब आपको कोई भी नोटिफिकेशन पास करनी है, कोई भी सर्कुलर पास करना है, या फिर यहाँ पे भी कोई नोटिफिकेशन पास करनी है, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए आपका जिस दिन मन करेगा ना, जिस दिन आप फाइनलाइज कर लेते हैं कि मुझे कोई भी नोटिफिकेशन पास करनी है, मुझे कोई भी अमेंडमेंट करनी है, आप उसी दिन नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। आपको कोई सेशन बिठाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एमपीज़ का, कि एमपीज़ को बुलाया जाए, वो सेशन में आएंगे, लोकसभा में डिस्कशन होगी, फिर मेजॉरिटी के लिए वोटिंग होगी, वहाँ से पास होगा, फिर राज्यसभा में डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी, मेजॉरिटी आएगी, वहाँ पास होगा, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेना होगा, तभी नोटिफिकेशन को इफेक्ट दिया जा सकता है, सर्कुलर को इफेक्ट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं होता। नोटिफिकेशन के लिए बेसिक सी चीज़ करनी है, जिस भी पर्टिकुलर बॉडी को एक्ट ने पावर दे रखी है कि आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सर्कुलर निकाल सकते हैं, वो पर्टिकुलर बॉडी टेकिंग पावर फ्रॉम द एक्ट क्या कर सकती है, सीधा सर्कुलर अनाउंस कर सकती है कि आज से ये सर्कुलर वैलिड हो जाएगा। उनको बस कहाँ पे निकालना है, ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करना है। और ये ऑफिशियल गैजेट किस वाला का नाम है, जो भी सरकार के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी टाइप की नोटिफिकेशंस निकालते हैं, सर्कुलर्स निकालते हैं, वो कहाँ पे डालते हैं, ऑफिशियल गैजेट पे डालते हैं। इसको आप बुलेटिन बोर्ड समझ सकते हैं, जहाँ पे सरकार जितनी भी नोटिस निकालेगी उस पर्टिकुलर बोर्ड पे जाके चिपका देगी। आपको कहाँ पे मिलेंगी, egazette.nic.in ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने आज की डेट पे, कल की डेट पे, परसों या फिर किसी भी डेट पे कौन सी नोटिफिकेशंस निकाली हैं, कौन से सर्कुलर्स निकाले हैं। यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन में किसी भी डॉक्यूमेंट को कब माना जाता है, जब वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। तो सरकार क्या करेगी, कोई भी नोटिफिकेशन निकालनी है, सर्कुलर निकालनी है, या फिर ये वाली नोटिफिकेशन निकालनी है, पहले तो आपके पास एक्ट में पावर होनी चाहिए थी ये चीज़ करने के लिए। अगर एक्ट में आपके पास पावर है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, सर्कुलर निकाल सकते हैं, और विद इन द सेम डे निकाल सकते हैं। आपको बस क्या करना है, सरकार के ऑफिशियल गैजेट पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड करना है। दैट इज़ ऑल दैट नीड्स टू बी डन। और ये चीज़ ओवरनाइट हो सकती है, कोई भी सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इंसान की।
तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको बहुत इजीली समझा पाऊंगा कि इस चीज़ को स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स लॉ यानी कि कंपोनेंट्स क्या क्या निकल के आते हैं इनकम टैक्स लॉ के, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। एंड ये जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू इनकम टैक्स लॉ। इसके साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कंपनीज एक्ट में भी कंपनीज एक्ट अलग क्यों हैं, रूल्स अलग क्यों हैं, सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस वो अलग से क्यों आते हैं, लीगल डिसीजंस जो भी कोर्ट सुनाते हैं उनको भी लॉ का पार्ट कभी कभी क्यों बोला जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। एंड दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इनकम टैक्स। ये आपकी ऑन द होल नॉलेज बढ़ाने वाला है, जो कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगी कभी भी आप किसी भी लॉ को जब भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तब। तो देखिए, इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। इसके बिना इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। सारी आधे से ज़्यादा पार्ट्स आपको यहीं से आते देखेंगी। मेन कंटेंट जो भी आपको दिखेगा, जो भी इनकम टैक्स के बारे में बताता है कि कौन सी इनकम पे कैसे टैक्स लगाना है वगैरह वगैरह, वो सब आपको इसी एक्ट में मिलेगा। पहली बार कब पास करा गया था, 1961 के अंदर पास करा गया था। प्रोसेस ऑफ कोर्स वही रहा होगा, पहले बिल प्रेजेंट करा गया होगा लोकसभा में, उसके बाद वो चीज़ वहाँ से पास होकर राज्यसभा में पहुंची होगी एंड राज्यसभा से फाइनली पास होकर वो प्रेसिडेंट के पास गई होगी। जैसे ही प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया होगा, इनकम टैक्स बिल 1961 वुड हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जैसे ही वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो एनफोर्सेबल हो गया और सारे लोगों पे जो भी इंडिया में रह रहे हैं या फिर इंडिया में इनकम कमा रहे हैं, उनके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट जब से ये एक्ट अप्लाई हो रहा है। It came into force on 1st April 1962 and contains 298 sections and 14 schedules। सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं, मोस्टली आपके CA फाइनल लेवल पे कवर हो जाएंगे। तो टाइम के साथ हमें ये तो पता ही चल जाएगा कौन सा सेक्शन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, कौन सा शेड्यूल क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये सबसे मेन चीज़ है एक्ट, जिसके अंदर आधी से ज़्यादा चीज़ें कवर्ड होंगी जो भी आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएंगी कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है, किस इंसान पे लगाया जाता है, किस इनकम पे लगाया जाता है, किस रेट पे लगाया जाता है वगैरह वगैरह। और इन सारी चीज़ों को पास करने के लिए किन्होंने डिस्कशन करी थी, एमपीज़ ने करी थी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट किससे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में जितने भी एमपीज़ बैठते हैं सबने डिस्कशन करी, मेजॉरिटी वोटिंग हो गई, वहाँ से पास हो गया। राज्यसभा में जितने भी एमपीज़ बैठते हैं उन्होंने डिस्कशन करी, वहाँ से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास चला गया और प्रेसिडेंट को भी सही लगा, इसलिए उन्होंने अपना सिग्नेचर दिया और ये एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो पार्लियामेंटेरियंस ने इस चीज़ पे डिस्कशन कर रखी है और एक एग्रीमेंट में आ गए मेजॉरिटी बेसिस पे कि हमें एक्ट सही लग रहा है, हम इसको पास करना चाहते हैं। बात करते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट की। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये चीज़ एनुअली हर साल क्यों पास करी जाती है। फाइनेंस एक्ट हर साल क्यों लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है क्योंकि मल्टीपल एक्ट्स को अमेंड करना है। एक्ट्स को अमेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्ट पास करना पड़ेगा। तो एक हमने रिवाज सा बना रखा है कि हर साल 1 फेब को क्या होने वाला है, एक फाइनेंस बिल प्रपोज करा जाएगा जो कि ओवर द कोर्स ऑफ मल्टीपल मंथ्स, 2-3 महीने लगेंगे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सबसे होके गुजरने में। लेकिन जैसे ही होके गुजर जाएगा, होगा क्या, ये फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में कवर हो जाएगा। और फाइनेंस एक्ट करेगा क्या, जैसे ही एनफोर्स हो जाएगा, जैसे ही एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जितनी भी एक्ट्स इसमें कवर्ड होंगे जिनको भी हम अमेंड करना चाह रहे थे, वो सारे के सारे अमेंड हो जाएंगे जैसे ही ये फोर्स में आएगा। और क्योंकि ये हर साल आता ही आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो 1961 से क्या दिख रहा होगा आपको, 1961 में भी फाइनेंस एक्ट आया होगा, 62 में, 63 में, हर साल आया होगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इनकम टैक्स लॉ समझना है, यानी कि आज के टाइम पे लेटेस्ट पोजीशन क्या है इनकम टैक्स प्रोविजंस की, तो हमें ये पुराना एक्ट भी देखना पड़ेगा जो कि 1961 में आया था। और उसके बाद सालाना बेसिस पे मल्टीपल एक्ट्स आते रहे होंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर ओरिजिनल एक्ट के मल्टीपल सेक्शंस में कोई भी चेंज करा है। पुराने सेक्शन को हटा दिया, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, पुराने सेक्शन में छोटे बड़े चेंजेस कर दिए, कुछ भी कर दिया। तो जब भी हमें लेटेस्ट आज के टाइम पे 2020 में पोजीशन देखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस कैसे हैं, तो सिर्फ ये पुराना एक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि हर साल होते होते इतने सारे साल निकल चुके हैं, रफली आपके 60 साल निकल गए हैं। तो इन 60 सालों के अंदर हुआ क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे। ये चेंजेस लाने वाले जितने भी एक्ट्स हैं, जिनमें मल्टीपल फाइनेंस एक्ट्स भी आते हैं, मल्टीपल और एक्ट्स भी आते हैं, सबको मिला के आपको देखना होगा, मिला के पढ़ना होगा, तभी पता चलेगी लेटेस्ट पोजीशन क्या है। और आपको सिलेबस में क्या करवाया जाएगा, लेटेस्ट पोजीशन ही पढ़ाई जाएगी। कैसे इन सब चीज़ों को मिला के जो भी अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेटेस्ट सेक्शंस के प्रोविजंस बनते हैं, वो ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली अबाउट इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट फाइनेंस एक्ट जो कि एनुअली आता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एक्ट बनने से पहले किस नाम से जाना जाता है, बिल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन से हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों से पास होता है। एंड उसके बाद क्या होता है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया जाता है, यानी कि उनकी हामी ली जाती है, उनका एग्रीमेंट लिया जाता है। कैसे, उनका सिग्नेचर लेके। तो
तो अगर प्रेसिडेंट भी सिग्नेचर दे दे, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी अपना क्या कर देते हैं, इस पर्टिकुलर बिल को पास कर देते हैं, उस केस में होगा क्या, द फाइनेंस बिल विल गेट कन्वर्टेड टू फाइनेंस एक्ट, और जैसे ही एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ये एनफोर्सेबल बन जाएगा। अभी तक मियर पीस ऑफ पेपर था, अब क्या हो गया है, एक इंडिया में प्रिवेल करने वाला एक्ट बन गया है जो कि एनफोर्सेबल हो गया। और जैसे ही एनफोर्सेबल हो गया, इसने जितनी भी अमेंडमेंट्स प्रपोज करी होंगी मल्टीपल एक्ट्स के अंदर, वो एक्चुअली इफेक्ट दे दिया जाएगा उन सारी की सारी अमेंडमेंट्स को, और वो सारे के सारे एक्ट्स विल स्टैंड अमेंडेड। इट अमेंड्स मल्टीपल एक्ट्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट। अगर ये सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर रहा होता तो इसको फाइनेंस एक्ट नहीं बोलते, इसको बोलते इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में बात नहीं करता है, जीएसटी के बारे में भी बात करता है, कस्टम्स के बारे में भी बात करता है, मल्टीपल अदर एक्ट्स के बारे में भी बात करता है जिनका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे फाइनेंसेस से लेना देना है, इसीलिए इसको बोला क्या जाता है फाइनेंस एक्ट। इट अमेंड्स मल्टीपल एक्ट्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट। हमारा लेना देना किससे है? हमारा लेना देना सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोविजन से है व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर नंबर 7 और सीए फाइनल लेवल विच इज डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरी चीज़ की बात करते हैं अबाउट द एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये जो एनुअल फाइनेंस एक्ट है, आप किसी भी एक्ट की बात करें, हर एक्ट के अंदर सेक्शंस भी होते हैं, कुछ स्केड्यूल्स भी होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर आपको 298 सेक्शंस मिलेंगे और 14 स्केड्यूल्स मिलेंगे। दोनों ही एक्ट का पार्ट हैं, दोनों में ही मल्टीपल प्रोविजंस मिलेंगे रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। वैसे ही अगर आप हर साल के फाइनेंस एक्ट को देखेंगे तो उसमें एक स्केड्यूल होता है, कौन सा, फर्स्ट स्केड्यूल। तो फर्स्ट स्केड्यूल टू फाइनेंस एक्ट कंटेन्स 4 पार्ट्स एज फॉलोज। हर साल जो भी आपका फाइनेंस एक्ट आने वाला है, जैसे कि 2020 में भी फेब मंथ के अंदर ऑलरेडी फाइनेंस बिल आ चुका है जो कि एक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा अभी तक। तो फाइनेंस एक्ट में जो कन्वर्ट हुआ था 2020 के अंदर बिल, उस एक्ट के अंदर भी अगर आप फर्स्ट शेड्यूल को खोल के देखेंगे आपको 4 पार्ट्स मिलने वाले हैं जो कि हर साल सेम पैटर्न पे चलते हैं। वो स्ट्रक्चर आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेल अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट्स मिलेंगे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इन दी फाइनेंस एक्ट जो कि हर साल आता है। अब पार्ट 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। और आप कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे अभी की अभी आ चुके हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। क्यों? क्योंकि आपने सीए इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के बारे में जान लिया। तो टीडीएस क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। अब मैं आपको एडवांस की चीज़ बताता हूँ कि ये पार्ट 1, 2, 3, 4 में होता क्या है हर साल। इसका नया पेज बना लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, ये सब आपको बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि आपसे कभी भी कंसल्टेंसी कोई भी इंसान लेने आता है तो वो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको सारे के सारे प्रोविजंस रटे होने चाहिए। वो आपको अपना केस बताएगा, आप सीधा कंसल्टेंसी दोगे, वो आपको फीस देगा, चले जाएगा। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। किसी भी एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करा जाता कि आपको सारे लॉस के सारे सेक्शन सारे प्रोविजंस रटे हुए होने चाहिए। लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपके पास कोई केस लेके आया इंसान, कोई प्रॉब्लम लेके आया है, तो आपके पास एटलीस्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको जगह पता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं एक्ट में शुरुआत कहाँ से करूँ। 1200 पेजेस का एक्ट है, बेयर एक्ट अगर आप बात करें तो उन 1200 पेजेस में ढूंढना कहाँ से शुरू करूँ। 1200 के 1200 पेजेस स्कैन नहीं करे जा सकते, रीड नहीं करे जा सकते। तो एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, विच इज़ वाई ये सारी डिस्कशन करी जा रही है कि एक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स का मतलब क्या होता है, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, केस लॉज, ये सब होते क्या हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए, तभी आप किसी भी इंसान को प्रैक्टिकली टैक्स कंसल्टेंसी दे सकते हैं। अगर आप रट के पेपर में चले गए, मान लो इनमें से क्वेश्चन नहीं भी निकल के आता, कंसल्टेंसी दोगे कैसे, आपको पता ही नहीं हो कि इन लाखों डॉक्यूमेंट्स में से आपको आंसर मिलने कहाँ वाला है आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जो भी आपके पास कोई भी इंसान आपका क्लाइंट लेके आया था। तो इसी चीज़ के लिए हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। और अभी मैं आपको किस चीज़ का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, फाइनेंस एक्ट का। और मैं आपको ये बता रहा हूँ हर साल फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट, उसमें 4 पार्ट्स आपको मिलने ही वाले हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको बिल्कुल यूज़ करने पड़ेंगे। तो इन पार्ट्स में होता क्या है, क्या नहीं होता, उसको समझने की कोशिश करें। तो एक छोटी सी टाइमलाइन बनाते हैं, 2020 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल बहुत शानदार एग्जाम्पल निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, 2020 फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं। कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2020 और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2021। तो इस डेट से स्टार्ट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021 और इस डेट पे इवेंचुअली ख़त्म होने वाला है। अब साल स्टार्ट हो गया है। साल जैसे ही मेरा स्टार्ट हो गया है, मुझे मल्टीपल चीज़ें करनी होंगी कंप्लायंस करने के लिए। किस चीज़ के रिस्पेक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट के रिस्पेक्ट में कंप्लायंस करने के लिए। तो जब मुझे कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट चालू करनी है, क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, सोच के देखिए प्रैक्टिकली। 1/4/2020 स्टार्ट हो चुका है। अब इस साल में मुझे क्या करना होगा, पिछले साल में मैंने जितनी भी इनकम कमाई, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में
उस पर्टिकुलर साल के रिस्पेक्ट में जितनी भी इनकम कमाई, उस इनकम के रिस्पेक्ट में इस साल में टैक्स देना होगा। अगर कुछ भी रह गया होगा तो रिटर्न फाइलिंग करनी होगी वगैरह वगैरह। रिटर्न फाइलिंग में मुझे क्या करना होगा, मुझे इंडिकेट करना होगा कि पिछले साल की इनकम इतनी थी, उसके रिस्पेक्ट में इतना मैंने जो इनकम कमाई उस पर इतना रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से इतना टैक्स बनना चाहिए, जो कि मैंने इस तरीके से एडवांस टैक्स के तरीके से TDS TCS या फिर किसी भी तरीके से इतना पे कर दिया, और जितना अभी तक पे नहीं करा था इस डेट तक वो मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स की तरह इस पीरियड में पे कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कब करनी है, इस डेट के बाद। तो पहली रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स एक्ट में मेरे ऊपर क्या आ रही है कि मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द इनकम जो भी मैंने पिछले साल में कमाई थी। अब मुझे इनकम तो पता है पिछले साल में मैंने क्या कमाई है क्या नहीं कमाई है, लेकिन क्या मुझे ये पता है कि उस इनकम पे टैक्स रेट क्या लगने वाला है, अभी तक नहीं पता। लेकिन अगर मैं फाइनेंस एक्ट देखूंगा जो कि 2020 में पास करा गया है, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2020, तो उसमें मुझे सीधा पता है कहाँ पे मुझे रेट्स पता चल जाएंगे जो भी मेरी पिछली साल की इनकम पे लगने वाले हैं। कहाँ पता चलेंगे, आपको फर्स्ट शेड्यूल खोलना है फाइनेंस एक्ट का, उसमें मल्टीपल पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आपको कौन सा पार्ट देखना है, आपको देखना है पार्ट 1, जो कि क्या बताता है, रेट्स फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। पढ़ के बहुत अच्छे से समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने सुपर स्क्रिप्ट में इस चीज़ को लिखा, सच रेट्स आर यूज फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, ये देखिए, ये जो साल चल रहा है 2021, इसको आप मान लीजिए करंट असेसमेंट ईयर है। तो फिर इस असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर होगा पिछला वाला, विच इज़ फाइनेंशियल ईयर 1920, और मुझे यही तो चाहिए था। इस प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाई है, असेसमेंट ईयर में मुझे टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए मुझे टैक्स रेट्स चाहिए। इनकम तो बता थी, लेकिन रेट्स तो सरकार ही बताएगी ना। रेट सरकार कहाँ पे बता रही है, इस साल के अंदर 2020 के अंदर सरकार ने जो भी आपका फाइनेंस एक्ट पास करा है, उस फाइनेंस एक्ट के अंदर अगर आप फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं और उसमें पार्ट 1 को देखते हैं, आपको रेट्स पता चल जाएंगे, जो रेट्स अप्लाई करके इस असेसमेंट ईयर के अंदर इस प्रीवियस ईयर की इनकम्स के रिस्पेक्ट में आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी, सरकार को बस आपको दिखाना है कि या तो मैंने ऑलरेडी पे कर दी पिछले साल के अंदर ही, कैसे, एडवांस टैक्स के नाम पे, TDS के नाम पे, TCS के नाम पे, और अगर नहीं पे करी तो इस साल में जितनी भी रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी थी उसको पे कर दीजिए अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जो भी बनता है। कितना इंटरेस्ट बनता है, कैसे देना होता है वगैरह वगैरह आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में क्या मिलेगा, पिछले साल में जो भी इनकम कमाई थी करंट असेसमेंट ईयर में जिसके रिस्पेक्ट में आपको टैक्स देना है, वो रेट्स कहाँ पे मिलेंगे, पार्ट 1 के अंदर। दूसरी चीज़ पार्ट 2 भी एग्जिस्ट करता है, वो क्या बताता है, TDS के रेट्स बताता है। बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, सुपर स्क्रिप्ट को देखते हैं। They are used in cases where TDS section requires deducting tax at the rates in force। मतलब अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 को देखेंगे, इट कंटेन्स मल्टीपल सेक्शंस जो कि क्या बोलते हैं, अगर इस टाइप की पेमेंट कर रहे हो तो इतने रेट पे TDS काट लेना, अगर इस टाइप की पेमेंट कर रहे हो तो इतने रेट पे TDS काट लेना। मल्टीपल पेमेंट्स बता रखी हैं, 25-30 पेमेंट्स, अगर इन टाइप की पेमेंट्स करी है तो किस किस रेट पे TDS काटना है सेक्शन ही आपको बता देता है। लेकिन कुछ केसेस में सेक्शन आपको रेट नहीं बताता। वो क्या कहता है, अगर इस टाइप की पेमेंट करी है, इतने अमाउंट से ज़्यादा की पेमेंट करी है और ये सारी कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दी, तो आपको TDS काटना पड़ेगा। आप पूछते हो किस रेट पे काटना पड़ेगा, वो कहते हैं हमें नहीं पता, चेक कर लो रेट्स इन फोर्स। जो भी रेट्स इन फोर्स होंगे उस रेट पे आपको TDS काटना पड़ेगा। अब ये रेट्स इन फोर्स कहाँ पे मिलेंगे, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, ढूंढना कहाँ पे है, आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 को छानते रह जाएंगे, आपको रेट मिलने ही नहीं वाला। और इतनी छोटी सी चीज़ है, आपका क्लाइंट आपको जज करेगा इस चीज़ पे कि आपको इतनी छोटी सी चीज़ नहीं पता। आप बार बार 1961 इनकम टैक्स एक्ट उसको सर्च करे जा रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा, आप उस इंसान को नहीं बता पा रहे किस रेट पे TDS काटना है। लेकिन आपको ढूंढना कहाँ पे था, एनुअली भाई साहब फाइनेंस एक्ट आते हैं, तो जिस भी साल में आपको TDS काटना था, मतलब ये साल चालू हो गया था, इस साल के विदिन मुझे मल्टीपल पेमेंट्स लोगों को करनी थी, क्योंकि उनसे कोई भी गुड्स खरीदने थे या फिर सर्विसेज अवेल करनी थी। पेमेंट करने से पहले कोई ना कोई मेरी लाइबिलिटी बन रही थी कि मुझे TDS काट के पेमेंट करनी है, और जितना TDS काटा है वो सरकार को जमा करवा देना है एज टैक्स ऑफ दैट पर्सन। उसके बिहाफ पे मैं टैक्स जमा करवा रहा हूँ सरकार को, किस नाम पे, TDS के नाम पे। लाइबिलिटी किसकी है, मेरी है। तो पेमेंट करने के टाइम पे मेरा क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है, भाई साहब ये साल स्टार्ट हो गया, मुझे मल्टीपल पेमेंट्स करनी है, TDS में काटने को तैयार हूँ, मुझे पता है TDS कटेगा, लेकिन रेट बता दो। तो मैं रेट कहाँ से बताऊंगा, इसी साल के अंदर जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ होगा, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2020, उसमें मैं जाऊंगा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कहाँ पे जाऊंगा, पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 में मुझे क्या मिल जाएंगे, वो TDS रेट्स मिल जाएंगे उन सेक्शंस के रिस्पेक्ट में जो रेट अपने आप में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं बताते थे, बस ये लिख के छोड़ देते थे कि TDS काट लेना एट द रेट्स इन फोर्स। वो रेट्स इन फोर्स कहाँ पे मिलते हैं, फाइनेंस एक्ट के पार्ट 2 में। जब भी आप किसको खोल के देखते हैं, इस फर्स्ट शेड्यूल को खोल के देखते हैं जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात करते हैं पार्ट 3 की, रेट्स फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ये किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करे जाते हैं, और इनफैक्ट इस चीज़ को मार्क कर लीजिए, करंट असेसमेंट ईयर के रेट्स आपको पार्ट 1 में मिलते हैं, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के रेट्स कहाँ पे मिलते हैं, पार्ट 3 में मिलते हैं।
सच रेट्स आर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग टीडीएस ऑन सैलरीज एंड एडवांस टैक्स। अब ये क्या चीज़ लिख दी उन्होंने, देखिए ये साल स्टार्ट हो गया है, मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी इनकम टैक्स एक्ट की कंप्लायंस में होने के लिए, और वही मल्टीपल चीज़ें करने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर जो फाइनेंस एक्ट है वो हेल्प कर रहा है मल्टीपल चीज़ें बता के। तो मुझे पहली चीज़ क्या करनी थी, मुझे पिछले साल में मैंने जितनी भी इनकम कमाई थी उसकी टैक्स लायबिलिटी सरकार को बतानी थी कितनी बनती है, उसके बेसिस पे सरकार को सारे के सारे पैसे देने थे जितने भी अभी तक नहीं दिए होते वो सारे के सारे। तो सरकार क्या कह रही है, पिछले साल की इनकम तो तुम्हें पता है, टैक्स रेट क्या होंगे क्या नहीं होंगे फाइनेंस एक्ट 2020 में बता देते हैं, कैसे पार्ट 1 के अंदर डिफाइन करके कि क्या टैक्स रेट्स होने वाले हैं। तो वो चीज़ हम आपको कहाँ पे बताएंगे, अगर आप फाइनेंस एक्ट खोलेंगे 2020 वाला फर्स्ट शेड्यूल खोलेंगे, उसका पार्ट 1 देखेंगे, आपको रेट्स पता चल जाएंगे कि पिछले साल की इनकम पे क्या रेट्स लगने चाहिए, उनको यूज़ करिए, इस साल में टैक्स लायबिलिटी निकालिए, जितना पे कर दिया वेल एंड गुड, जितना नहीं पे करा अभी पे कर दीजिए, रिटर्न फाइल कर दीजिए। दूसरी चीज़ हमें क्या मिली इसी पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट के अंदर, दूसरी चीज़ हमें मिली कि भाई साहब आप इसी साल के अंदर मल्टीपल पेमेंट्स करने वाले होंगे लोगों को, वो पेमेंट्स पे टीडीएस की लायबिलिटी आएगी, और कुछ केसेस में टीडीएस का रेट आपको एक्ट में नहीं मिलने वाला, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। उन्होंने बस क्या लिख दिया, रेट्स इन फोर्स पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो वो रेट्स इन फोर्स कहाँ से पता चलेंगे, फाइनेंस एक्ट में पता चलेंगे, कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 के अंदर पता चलेंगे। अब तीसरी एक और चीज़ होने वाली है, इसी साल के अंदर जब भी मैं सैलरी की बात करता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा शायद रिकलेक्ट हो रहा होगा कि आपने इंटर लेवल पे पढ़ा था, अगर नहीं रिकलेक्ट हो रहा हो तो मैं रिकलेक्ट करवा देता हूँ। सैलरी पे जब टीडीएस काटने की बात आती है तो सरकार कोई रेट नहीं बताती, सरकार ऐसे नहीं कहती कि सैलरी आप जितनी भी अपने एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं उस पर 10% के रेट पे टीडीएस काट लो, मतलब लाख रुपए दे रहे हो तो 90,000 की पेमेंट कर देना, 10,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लेना विच इज़ 10% ऑफ 1 लाख रुपीज़, और ये 10,000 रुपये का टीडीएस हमें जमा करवा देना। ऐसा नहीं होता, सरकार कहती है उसका एक्चुअल टैक्स कंप्यूट करो, यानी कि इस साल में जब तुम सैलरी की पेमेंट करने वाले हो उस साल में कंप्यूट करो कि एम्प्लॉय की इस साल की जो इनकम है, जो भी आप सैलरी की तरह उसको दे रहे हो, मान लो लाख 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 रुपए करके मैं पेमेंट कर रहा था अपने किसी एम्प्लॉय को, पूरे साल में 12 लाख की मुझे पेमेंट करनी है, तो सरकार क्या कह रही है, आपको टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। टीडीएस किस रेट पे काटा जाएगा, सरकार कहती है एक्चुअल रेट पे काटो, यानी कि ये जो इनकम आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो कैलकुलेट करो उसका टैक्स कितना निकल के आएगा। मतलब मान लेते हैं 12 लाख रुपए की उसकी इनकम है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं एक्चुअल टैक्स रेट्स अप्लाई करके जो भी इस साल में लगने वाले थे, इस इंसान का टैक्स कितना निकल के आता है, 1,20,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, 1,20,000 रुपये एक्चुअल टैक्स निकल के आ रहा था, इनकम पूरे साल में कितनी दे रहा हूँ मैं, 12 लाख की, तो रेट कितना निकल के आ जाएगा, 10% का रेट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से मुझे रेट कैलकुलेट करना होगा और उसी रेट पे मैं टीडीएस काटना शुरू करूंगा। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, भाई साहब ये तो बताओ इस साल में जो भी इनकम मैं अपने एम्प्लॉय को देने वाला हूँ वो तुम किस रेट पे टैक्स करने वाले हो। जब तक यही नहीं बताओगे मैं एक्चुअल रेट पे डिडक्शन कैसे करूँगा टीडीएस की। सरकार ने कहा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो सरकार ने कहा अगर तुम्हें रेट ऑफ टैक्स चाहिए पार्ट 1 से देख लो ना। मैंने कहा पार्ट 1 से नहीं देख सकता, यही तो दिक्कत है। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि पार्ट 1 क्या बताता है, रेट्स फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। मतलब पार्ट 1 में आपने जो भी रेट्स बताए हैं वो इस असेसमेंट ईयर के लिए हैं, यानी कि इस प्रीवियस ईयर के लिए हैं। तो मतलब जो भी इनकम्स इस साल में कमाई गई थी उन पे क्या रेट लगने वाला है वो तो आपने पार्ट 1 में बता दिया। लेकिन ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इस साल में जो इनकम्स कमाई जा रही हैं मेरे एम्प्लॉय के द्वारा, उन पर्टिकुलर इनकम्स पे क्या रेट लगने वाला है इस साल में, वो रेट बताओ। आपने वो रेट फाइनेंस एक्ट 2020 में पार्ट 1 के अंदर नहीं बताया है। पार्ट 1 में आपने इस इनकम पे लगने वाले रेट को बताया है। तो सरकार ने क्या करा, पार्ट 3 निकाल दिया जिसमें इस पर्टिकुलर साल में जो भी इनकम्स कमाई जाती हैं उन पे क्या रेट लगने वाले हैं वो बता दिया, जिससे दो फायदे हो जाएंगे। पहली चीज़, टीडीएस ऑन सैलरी जो आपको डिडक्ट करना होगा वो आप कर पाएंगे इस पर्टिकुलर साल में। तो पेमेंट्स जब भी आप अपने एम्प्लॉइज़ को कर रहे होंगे, टीडीएस काटने में 3 टाइप के सेक्शंस मिलेंगे। पहले वो सेक्शंस जो सीधा सीधा रेट बता देते हैं, जो सीधा सीधा रेट बता देते हैं दिक्कत आएगी ही नहीं, फाइनेंस एक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। दूसरे टाइप के सेक्शंस क्या होंगे टीडीएस के, वो सेक्शंस होंगे जो कि रेट नहीं बताते लेकिन ये लिख देते हैं रेट्स इन फोर्स पे आप क्या कर लेना, टीडीएस काट लेना। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं फाइनेंस एक्ट के पास जाऊँगा हेल्प के लिए और वहाँ पे मुझे पार्ट 2 हेल्प कर देगा टीडीएस के रेट्स बता के, उन रेट्स पे मैं टीडीएस डिडक्ट करने लग जाऊँगा। लेकिन तीसरे टाइप का एक और सेक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि है सेक्शन 192, जो कि बात करता है अबाउट टीडीएस ऑन सैलरीज। ये ना तो रेट बताता है ना ही बोलता है रेट्स इन फोर्स पे टीडीएस काट लेना। ये बोलता है जो भी एक्चुअली रेट अप्लाई हो रहे होंगे ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, उस रेट पे आपको टीडीएस काटना है। जिसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पार्ट 3 की, जो कि क्या बताता है, रेट्स फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। मतलब साल ये चल रहा था, फाइनेंस एक्ट 2020 के पार्ट 3 ने क्या बताया, अगले असेसमेंट ईयर के लिए ये रेट्स हैं। क्या मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ इस प्रीवियस ईयर के लिए ये रेट्स हैं? बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर उसके लिए ही तो असेसमेंट ईयर ये बनेगा। तो अगर असेसमेंट ईयर के अगले असेसमेंट ईयर के रेट्स बता दिए गए तो इनडायरेक्टली मुझे इस प्रीवियस ईयर के भी रेट्स बता दिए गए, जिनको यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूँ। और एक और चीज़ कर सकता हूँ क्या,
एडवांस टैक्स भी तो मुझे ही देना है अपनी इनकम पे। सरकार क्या कहती है, नॉर्मली होना क्या चाहिए कि आप किसी भी साल में जो भी इनकम कमा रहे हैं उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर की इनकम। उसके बाद जैसे ही साल खत्म हो जाता है आ जाता है असेसमेंट ईयर। और सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के अंदर कमाई गई इनकम उस पर आप पूरा का पूरा टैक्स दे दीजिएगा। नॉर्मली यही स्ट्रक्चर चलता है। लेकिन कुछ केसेस में सरकार क्या कहती है, अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा निकल के आ जाती है, आपकी टैक्स लायबिलिटी इससे ज़्यादा निकल के आ जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विद इन द प्रीवियस ईयर ही टैक्स देना चालू कर देना पड़ेगा। मतलब इनकम भी मैं इसी साल में कमा रहा हूँ और उस इनकम पे टैक्स भी इसी साल के अंदर दे देना है, एडवांस टैक्स के नाम पे। तो सरकार क्वार्टरली बेसिस पे क्या बोल देती है, पहली इस पर्टिकुलर डेट पे आप 15% दे देना अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का, जो कि आप कैसे बताओगे, एस्टिमेटेड बेसिस पे बताओगे। मतलब इनकम कमानी शुरू करी है, सरकार क्या कह रही है कि 2-2.5 महीने निकल गए, एस्टिमेट करो कि तुम्हारी पूरे साल की इनकम कितनी हो सकती है और उसके बेसिस पे एस्टिमेटेड इनकम पे एस्टिमेट करो पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। और जो पूरे साल की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी उसका 15% यहीं पे दे देना, उसका 45% यहाँ पे दे देना, उसका 75% यहाँ पे दे देना, एंड फाइनली उसका 100% तुम्हें यहाँ पे दे देना चाहिए। मतलब लास्ट ये जो हमने डेट आपको बताई है उस डेट तक तो हम चाह रहे हैं कि पूरे साल की जितनी भी टैक्स लायबिलिटी थी सारी की सारी आपने पे ऑफ कर दी हो, असेसमेंट ईयर तक बात पहुँचे ही ना। मैंने कहा चलो ठीक है, दिल को बुरा लग रहा है कि आप साल के विदिन पैसे लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दिल को बुरा लगने से ज़्यादा बड़ी बात क्या है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्या निकल के आ रही है यहाँ पे, वो बात ये निकल के आ रही है कि भाई साहब मैं टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कैसे करूँ, मुझे करंट ईयर की जो इनकम है उस पर क्या टैक्स रेट्स लगने वाले हैं वो तो पता ही नहीं। सरकार क्या कह रही है, बता तो दिए, कहाँ बताएं, पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 3 में सरकार ने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के जैसे ही रेट्स बताए, ये दोनों चीज़ों के लिए यूटिलाइज करे जा सकते हैं। सैलरीज पे टीडीएस काटना है, एक्चुअल रेट पे काटना है, यूटिलाइज कर लो इन रेट्स को। अपना खुद का एडवांस टैक्स देना है, वो भी आप इन्हीं रेट्स को यूटिलाइज करके दे सकते हैं। एंड फाइनली पार्ट 4 में आपको क्या मिलेगा, रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम जिससे पार्शियल इंटीग्रेशन करी जाती है, वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा एग्जेम्प्ट इनकम्स वाले चैप्टर के अंदर। तो वो किस तरीके से करी जाती है, कैसे नहीं करी जाती, वो हम एग्जेम्प्ट इनकम्स वाले चैप्टर में देखेंगे जब हम डिस्कस कर रहे होंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 को। इंटर लेवल पे भी आपने पढ़ रखा होगा, हो सकता है रिकैप्चुलेट हो रहा हो, नहीं हो रहा होगा तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चैप्टर में डिस्कशन होगी पार्शियल इंटीग्रेशन की, जिससे सरकार वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम्स पे टैक्स नहीं लगा सकती, कल वाली क्लास में हमने देखा था कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से ही पार नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में सरकार टेढ़े मेढ़े तरीका अपना के एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करने की कोशिश करती है, जिस टेढ़े मेढ़े तरीके का नाम क्या है, पार्शियल इंटीग्रेशन। उसमें नेट एग्रीकल्चरल इनकम कंप्यूट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स जिनको यूटिलाइज करके इस इनकम को सरकार टैक्स करती है। अब इसको कंप्यूट कैसे करना है, डिटेल्ड रूल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, पार्ट 4 के अंदर। वो रूल्स आपको कहाँ पे मिलते हैं, हर फाइनेंस एक्ट जो भी आता है उस साल में नेट एग्रीकल्चरल इनकम को कैसे टैक्स करना है, ये वाले रूल्स आपको बता देंगे पार्ट 4। इनको प्रैक्टिकली आप यूटिलाइज नहीं करने वाले अनलेस ऑफ कोर्स आपका कोई भी क्लाइंट क्या निकल के आता है, कोई भी फार्मर निकल के आता है जिनकी कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन ये 3 आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर साल के अंदर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी आती ही हैं। पहली चीज़, पिछले साल का टैक्स देना है आपको इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के अंदर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पार्ट 1 को यूज़ करूँगा, पिछले साल के रिस्पेक्ट में लगने वाले रेट्स मुझे पता चल जाएंगे, उन रेट्स को यूटिलाइज करके करंट ईयर के अंदर असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स लायबिलिटी में पे ऑफ कर दूंगा जितनी भी बची होगी। दूसरी चीज, टीडीएस के रेट्स, कुछ केसेस में सेक्शन क्या बताएंगे, रेट्स इन फोर्स पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कहां से पता चलेगा, पार्ट 2 से पता चल जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट जो भी इस साल में आया था। और तीसरी चीज, पार्ट 3 मुझे क्या बताने वाला है, अगले असेसमेंट ईयर के लिए यानी कि इस प्रीवियस ईयर के लिए रेट्स क्या होने वाले हैं, जो कि मैं 2 चीज़ों के लिए यूज़ करूंगा। इस साल में मुझे टीडीएस ऑन सैलरीज डिडक्ट करना है अपनी एम्प्लॉइज़ की सैलरी से, उसके लिए भी एक करंट ईयर के रेट्स यूज़ होंगे। एंड दूसरी चीज़, मुझे खुद का एडवांस टैक्स देना है, वो एडवांस टैक्स देने के लिए भी यही रेट्स यूज़ होने वाले हैं जो कि पार्ट 3 में लिखे हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। आपको पता चल गया कि आपको इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या चीज़ देखनी है और उसके बाद फाइनेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, फाइनेंस एक्ट क्या करता है, अमेंडमेंट लेके आता है हमेशा ही मल्टीपल एक्ट्स के अंदर, जिनमें से एक एक्ट कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट। इसमें भी अमेंडमेंट्स आती हैं। तो अमेंड करने के लिए अपने प्रोविजंस को हम क्या करेंगे, फाइनेंस एक्ट से अपडेटेड रहेंगे ताकि हमें पता हो आज के टाइम पे अमेंडेड पोजीशन क्या है इनकम टैक्स लॉ की। दूसरी चीज़, फाइनेंस एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये 4 पार्ट्स मिलते हैं, जिनमें से 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पार्ट के साथ याद होना चाहिए, पार्ट के नंबर के साथ याद होना चाहिए, किस पार्ट में क्या है, किस पार्ट में क्या नहीं है। सीए इंटर लेवल पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देता मैं इस चीज़ पे कि आपको पार्ट नंबर याद होना चाहिए, लेकिन अब आप सीए फाइनल लेवल पे आ चुके हैं, सीधा आपको डिग्री मिलने वाली है। तो जब आपको डिग्री मिलने वाली है, आईसीएआई आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपकी नॉलेज एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए, और ये मेरे हिसाब से एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज से भी नीचे वाली चीज़ निकल के आती है। क्यों, किसी भी इंसान को टैक्स कंसल्टेंसी देनी होगी तो एटलीस्ट आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ढूंढूं कहाँ पे, क्योंकि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मिला के आपके हज़ारों लाखों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं सारे के सारे, अगर आप मिला के देखेंगे तो।
तो ये लाखों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स में ऑफ कोर्स आप सर्च नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आपको पता होगा कि कहाँ पे सर्च करना है आंसर देने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा किसी भी इंसान को टैक्स कंसल्टेंसी देने के टाइम पे। अभी तक हमारी बात किसकी हुई है? अभी तक एक्ट पे ही सीमित रहे हैं हम, लेकिन एक्ट इज़ नॉट दी ओनली थिंग जो भी कॉम्पोनेंट बनता है इनकम टैक्स लॉ का। इसमें एक और चीज़ आती है, इनकम टैक्स रूल्स। कौन से इनकम टैक्स रूल्स? 1961 में एक्ट आ गया था और 1962 के अंदर रूल्स आए थे। अब रूल्स अलग डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने आपको बताया क्या एक्ट कैसे बनता है। लोकसभा में डिस्कशन होती है, कौन डिस्कशन करते हैं? एमपीज डिस्कशन करते हैं। उसके बाद राज्यसभा में डिस्कशन होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर देता है। अब सोच के देखिए, लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे जो भी एमपीज डिस्कशन करते हैं, क्या ये टैक्स के बारे में ही बात करते हैं? ये सारे टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं? नहीं। इनकी डिस्कशंस देखिएगा, आपको पता चलेगा टैक्स एक्सपर्ट्स दूर दूर तक नहीं होते। मोस्टली लोग जब भी हमारा जो स्पीकर होता है वो प्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी मोशन को कि ये फाइनेंस बिल हम लाना चाहते हैं, ये चेंजेस करना चाहते हैं किसी भी एक्ट के रिस्पेक्ट में, आधे से ज़्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो वहाँ पे बैठ के उबासियाँ ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता क्या डिस्कशन हो रही है, क्या डिस्कशन नहीं हो रही है। सो दीज आर नॉट टैक्स एक्सपर्ट्स। अब इनको टैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है इनको, लेकिन मल्टीपल एक्ट्स पास करने हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, मल्टीपल इधर उधर की डील से रिलेटेड हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड हो सकते हैं कि मेट्रो कहाँ पे बनेगी, कहाँ पे नहीं बनेगी, कहाँ पे एक्सकेवेशन होगी, कहाँ नहीं होगी, पेट्रोकेमिकल्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, हमारे विजन क्या है पैसे रेज करने के, पीएसयूज कौन सी बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी, मल्टीपल चीज़ों के रिस्पेक्ट में किनको एक्ट बनाने होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को ही बनाने होते हैं। तो इनको एक सेक्टर को डील नहीं करना, एक सेक्टर के रिस्पेक्ट में इनको कोई भी लॉज नहीं बनाने, और जिस चीज़ की वजह से इनकी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। तो अगर आप टैक्स की बात करेंगे तो 500 पार्लियामेंटेरियंस आपको दिख रहे हैं, उनमें से मुश्किल से 5% को भी नॉलेज नहीं होगी एक्चुअल टैक्स प्रोविजंस की। अब सोच के देखिए, क्या ये छोटी छोटी चीज़ों को डील कर सकते हैं? मतलब छोटी छोटी चीज़ें कि कौन सी रिटर्न्स फाइल होंगी, रिटर्न्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, नहीं कर सकते, उनको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। तो सरकार करती क्या है, वो मेजर लॉ, उसका पूरा ढांचा जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको बना देती है। एमपीज़ क्या कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में हम करेंगे क्या, हम मेन चीज़ आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे ये इनकम हम टैक्स करना चाहते हैं, इसको हम टैक्स के दायरे से बाहर नहीं रखना चाहते, ये सब हम बताएंगे, इतनी बार हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, किस रिटर्न के थ्रू आप अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे, रिटर्न का नंबर क्या होगा, उसमें डिटेल्स क्या होंगी, वगैरह वगैरह, प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो क्या करते हैं, वो हम नहीं बताने वाले। नहीं तो हर एक्ट के रिस्पेक्ट में प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हम ही बताने लग गए तो पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा एक्ट को बहुत अच्छे से। दूसरी चीज़, हमें डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ेंगी, सही से हो रही है नहीं हो रही, इनमें डेली बेसिस पे चेंजेस की भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पार्लियामेंटेरियंस मेन एक्ट बना देंगे जिसमें मेन प्रोविजंस सारे के सारे हम डिटेल कर देंगे, उनको पास करवा देंगे। उसके बाद एक्ट में ही लिख देंगे छोटे मोटे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे कि रिटर्न कौन सी फाइल करी जाएगी, कैसे टैक्स कलेक्ट करा जाएगा, किसी इंसान की टैक्स लायबिलिटी बनती है वो पे नहीं कर रहा तो किस तरीके से सरकार कलेक्ट कर सकती है, वगैरह वगैरह। ये सारे जो छोटे मोटे एस्पेक्ट्स हैं इनके लिए डेडिकेटेड बॉडीज़ बना देते हैं और डेडिकेटेड ऑफिसर्स को अपॉइंट कर देते हैं। उन ऑफिसर्स का काम होगा इन सब चीज़ों को इन्फोर्स करवाना, कैसे, कोई भी नोटिफिकेशंस निकाल के, कोई भी रूल्स निकाल के, कोई भी सर्कुलर्स निकाल के, और उसी चीज़ के तहत रूल्स निकाले जाते हैं जिसमें पावर किसको दे रखी है, सीबीडीटी को पावर दे रखी है। तो इनकम टैक्स एक्ट में हमने क्या कर दिया, मल्टीपल जगहों पे सीबीडीटी को पावर दे दी कि आप रूल्स निकाल के ये चीज़ें बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या बोल दिया, एक्ट में बता दिया कि इस तरीके से ये रेट्स अप्लाई करके आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, लेकिन वो टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ किस तरीके से करनी है सरकार को, सरकार तक कैसे पहुंचानी है, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, हर सेक्शन में हमने क्या लिख दिया, रेफर द रूल्स। और रेफर द रूल्स एक्चुअली नहीं लिखा होता, वहाँ पर क्या लिखा होता है, एक्ट में लैंग्वेज क्या होती है, एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि रिटर्न्स एज प्रिस्क्राइब्ड नीड टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। और एज प्रिस्क्राइब्ड, कहीं भी आपको ये वर्ड मिल जाए ना प्रिस्क्राइब, तो उसका मतलब क्या होता है, रूल्स में बता देंगे। और कौन बताएगा, पार्लियामेंटेरियंस नहीं, जो भी बॉडी स्पेशलाइज्ड होती है, जिनके एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे जितने भी सीबीडीटी में ऑफिसर्स बैठे होंगे उनको टैक्स के बारे में सब कुछ पता होगा, क्योंकि इनको नहीं देखना डिफेंस के रिस्पेक्ट में क्या पॉलिसीज़ बनानी है, फॉरेन रिलेशंस के रिस्पेक्ट में क्या पॉलिसीज़ बनानी है, मल्टीपल एक्ट्स, सबका बोझ इनके सर पे आ रहा है, नहीं, एमपीज़ को करनी है सारे एक्ट्स के रिस्पेक्ट में सारी की सारी चीज़ें, वो एक्ट बना के छोड़ देंगे। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें रिस्पेक्टिव बॉडीज़ को दे देंगे जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जिनको पता है ये सब रिकवरीज कैसे करनी है, कौन सी रिटर्न्स निकालनी है, क्या क्या दिक्कतें डेली बेसिस पे आ रही हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनकम टैक्सेस की, तो कौन सी बॉडी को ये पावर दी गई, सीबीडीटी, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्सेस में आज के टाइम पे सबसे मेजर टैक्स कौन सा है, इनकम टैक्स ही। तो मेजरली इनका काम होता है इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में छोटे मोटे जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं इनके रिस्पेक्ट में रूल्स बनाना और रूल्स निकाल के लोगों को इन्फॉर्म करना कि किस तरीके से उनको कंप्लायंस करनी है ऑफ द इनकम टैक्स लॉ।
और ये भी किसका पार्ट माने जाते हैं, लॉ का ही पार्ट माने जाते हैं। यानी कि इनकम टैक्स लॉ अगर आपको समझना है कि किस तरीके से इनकम टैक्स किस इंसान को देना होता है, कब देना होता है, कहाँ पे देना होता है, किन तरीक़ों से देना होता है, आपको एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, लीगल डिसीजंस सब कुछ पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए हम इस चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स निकल के आते हैं किसके, इनकम टैक्स लॉ के। तो किसी भी इंसान को टैक्स एडवाइस देने से पहले आप ये नहीं कर सकते कि बस इनकम टैक्स एक्ट, इसमें तो मेरी प्रोफेशंसी है, मुझे 298 सेक्शंस रटे हुए हैं, 14 शेड्यूल्स रटे हुए हैं, मैं आपको टैक्स एडवाइस दूंगा। नहीं, हो सकता है सर्कुलर्स के अंदर कोई और चीज़ बताई गई हो, आप गलत टैक्स एडवाइस दे जाएं। हो सकता है फाइनेंस एक्ट से कोई अमेंडमेंट आ चुकी हो, आप गलत एडवाइस दे जाएं। हो सकता है कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया हो जो कि आपके एडवाइस के अगेंस्ट बैठ जाए। इसीलिए आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, तभी आप अपने क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि आपके केस में इस पर्टिकुलर तरीके से टैक्स लगने वाला है। So CBDT, which is empowered to make rules for proper administration of Income Tax Act, वो किसने बोला है, सरकार ने बोला है। तो एमपीज ने क्या कर दिया, एक्ट में लिख दिया कि इन कामों के लिए CBDT को हम पावर दे देते हैं। किस चीज़ के लिए, इनकम टैक्स एक्ट की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रूल्स कैन नॉट टेक अवे द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नॉर विटल डाउन इट्स इफेक्ट। मतलब मान लो एक्ट में कोई चीज़ लिखी थी कि इस इनकम को हम टैक्स करना चाहते हैं, इस रेट पे टैक्स करना चाहते हैं, उसके बाद क्या बोला, किस तरीके से टैक्स आपको देना होगा, किस तरीके से रिटर्न फाइलिंग करनी होगी, उसके रिस्पेक्ट में आप एज प्रिस्क्राइब प्रोसीजर को देख लेना, यानी कि रूल्स को रेफर कर लेना। और रूल्स कौन बना सकता है, CBDT बना सकती है। एक दिन CBDT के ऑफिसर का दिमाग घूमा, उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हो रहा है मेरे देशवासियों के साथ। मैं क्या करता हूँ, रूल निकालता हूँ। उस रूल को निकाल के उन्होंने बोला क्या, उनके पास पावर कितनी थी कि वो बता सकते थे कौन सी रिटर्न से आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, इन्फॉर्मेशन सरकार को देनी है, कैसे टैक्स पे करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने रूल निकाल के लिख क्या दिया कि इस इनकम पे टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, जाओ मौज लो। तो ये जाओ मौज लो चलेगा नहीं, क्यों, एक्ट ने क्या बोला था, इस इनकम पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो रूल में भाई साहब आपके पास पावर नहीं थी, किसके पास, CBDT, आपके पास ये पावर नहीं थी कि आप बता पाएँ कि इस इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। एक्ट ने बोल दिया है कि इस इनकम पे टैक्स लगेगा, और उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि टैक्स तब लगेगा जब रूल्स बोलते होंगे या फिर रूल्स के थ्रू आपको ये पावर दी जा रही है कि आप टैक्स हटवा सकते हैं इस चीज़ पर। तो बोला क्या गया, CBDT कोई भी रूल जो बना देती है, जस्ट बिकॉज उन्होंने बना दिया डज नॉट मीन इट बिकम्स इन्फोर्सेबल। उनके पास पावर भी होनी चाहिए थी वो चीज़ बोलने की। तो यू कैन नॉट टेक अवे द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कोई भी चीज़ जो एक्ट बोलता है उसको आप टेक अवे नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि एक्ट कह रहे हैं ये इनकम टैक्स होगी तो मैं बोल देता हूँ रूल बना के CBDT का ऑफिसर कि ये इनकम टैक्स नहीं होगी। बनाते रहो रूल, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। हमेशा एक्ट विल ओवर रूल द रूल जो भी आपने बनाया है, यानी कि ओवर पार कर जाएगा कोई भी एक्ट का प्रोविजन किसी भी रूल के प्रोविजन को। दूसरी चीज़, नॉर विटल डाउन इट्स इफेक्ट। मतलब आप ऐसे भी नहीं कर सकते थे कि सरकार ने किसी इनकम पे बोल दिया हम तो 30% के रेट पे टैक्स लेना चाह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं इनकम पे टैक्स ही हटाना चाह रहा हूँ, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ 30% की जगह 15% के रेट पे टैक्स लगेगा, यानी कि उसका इफेक्ट मैं विटल डाउन करना चाह रहा हूँ। क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पावर दी ही नहीं गई होगी वो चीज़ करने की। अगर आपको पावर दी गई है बिल्कुल करिए, लेकिन अगर पावर नहीं दी गई आप एक्ट के कोई भी प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकते और उसके साथ साथ विटल डाउन भी नहीं कर सकते उसका इफेक्ट। बात करते हैं सर्कुलर्स की, नोटिफिकेशंस की। ये भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट निकाला जाता है, सरकार ही निकालती है। किस पर्पस के लिए निकालती है, कौन निकालती है, कौन सी बॉडी निकालती है, यानी कि वो सब चीज़ें भी डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं सर्कुलर्स की, फिर बात करेंगे नोटिफिकेशंस की। सर्कुलर्स आर इशूड बाय CBDT, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं निकालते। अगेन CBDT जो कि एक्सपर्ट्स बैठे हैं इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में, वही सर्कुलर्स निकालते हैं। किस चीज़ के लिए निकालते हैं, टू गाइड असेसीज एंड ऑफिसर्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। इन पर्पसेस के लिए असेसीज को, यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको, एंड ऑफिसर्स को, जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, जो टैक्स निकलवाते हैं, जिनका टैक्स कंप्लायंस करवाना एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन दोनों को ही इन कामों के लिए गाइड करने के लिए सर्कुलर्स निकालती है कौन, CBDT। पहली चीज़, डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। मतलब एक्ट की इंटरप्रिटेशन में, इनकम टैक्स लॉ की इंटरप्रिटेशन में किसी को भी दिक्कत आ रही है, या तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिक्कत आ रही है या फिर टैक्स पेयर्स को दिक्कत आ रही है, दोनों में से किसी को भी दिक्कत आ रही है, तो वो रिप्रेजेंटेशंस देंगे CBDT को जाके कि भाई साहब यहाँ पे क्लैरिटी कुछ कम है, और क्लैरिटी कुछ कम होने की वजह से हम देना तो चाह रहे हैं ढंग से टैक्स, या फिर टैक्स ऑफिसर क्या बोलेगा, हम कलेक्ट तो करना चाह रहे हैं ढंग से टैक्स, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस केस में करा क्या जाए, क्या नहीं करा जाए। तो CBDT के पास अगर आप जाएंगे, हो सकता है वो सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई कर दे कि यहाँ पे जहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी कम थी इनकम टैक्स लॉ के अंदर, हम क्लैरिफाई करते हैं कि इस केस में सरकार का स्टैंड क्या है। और जो भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया वो किसको मानना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को तो मानना ही पड़ेगा। डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर्स बट द असेसी इज नॉट। मजे की बात क्या है, सरकार ने क्या बोला कि CBDT कौन है, सरकार का पार्ट है। अब CBDT ने मान लो किसी ऐसी चीज़ पे जहाँ पे क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने सर्कुलर निकाल के बोल दिया कि सरकार का स्टैंड ये है, तो उस केस में क्या टैक्स ऑफिसर बोल सकता है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारा स्टैंड पसंद नहीं आया, मैं तो इससे उल्टी चीज़ करूँगा,
नहीं कर सकते। टैक्स ऑफिसर भी सरकार का ही पार्ट है, सीबीडीटी भी सरकार का ही पार्ट है। अगर आपकी ही बॉडी ने सर्कुलर निकाल के कोई क्लैरिफिकेशन दे दी कि इनकम टैक्स एक्ट को भाई साहब इस तरीके से इंटरप्रेट करो, इनकम टैक्स रूल्स को भाई साहब इस तरीके से इंटरप्रेट करो, तो भाई साहब आपको वैसे ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आप बहस नहीं कर सकते टैक्स पेयर से कि मेरे हिसाब से तो ये तरीका सही नहीं है, मैं तो सीबीडीटी के सर्कुलर को इग्नोर करता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। होल डिपार्टमेंट, पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विच इंक्लूड्स इनकम टैक्स ऑफिसर्स इज बाउंड बाय द सर्कुलर्स जो भी सीबीडीटी निकालती है। बट एसएससी इज नॉट। मतलब मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी, मुझे कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि अगर एक्ट को पढ़ा जा रहा था या फिर रूल्स को साथ में पढ़ा जा रहा था, कोई इनकम लग रही थी, शेडी सी चीज़ थी कि ये इनकम टैक्स होगी या फिर नहीं होगी। मुझे लग रहा था इनकम टैक्स नहीं होनी चाहिए, टैक्स ऑफिसर कह रहा था टैक्स होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ने क्या करा, सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाल दिया अपनी इंटरप्रिटेशन देते हुए, और उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने कह दिया ये पर्टिकुलर इनकम आपकी टैक्स होनी चाहिए हमारी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, मेरी लीगल काउंसिल की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन करी है एक्ट की भी, रूल की भी। तो क्या मैं बहस कर सकता हूँ इस चीज़ पे, या फिर मुझे मानना ही पड़ेगा सर्कुलर को? मैं बिल्कुल बहस कर सकता हूँ। मैं इसी चीज़ पर अड़ा रहूँगा, भाई साहब आपके सर्कुलर्स जो हैं वो मुझ पर लीगली बाइंडिंग नहीं है। मुझे किस चीज़ के हिसाब से चलना है, मुझे इनकम टैक्स लॉ किस चीज़ की तरफ से इंटरप्रेट करना है, एक्ट को इंटरप्रेट करना है, रूल्स को इंटरप्रेट करना है। तुम क्या बोल रहे हो, वो मेरे फ़ायदे में होता तो मैं मान लेता, टैक्स ऑफिसर को भी मानना ही पड़ता। लेकिन अगर मेरे फ़ायदे में नहीं है, मैं बहस कर सकता हूँ और कोर्ट में जाके लड़ सकता हूँ कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन करी है, ढंग से इंटरप्रिटेशन करोगे तो इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ मेरे लिए ओपन है। सर्कुलर से मुझे फ़ायदा हो रहा होगा तो मैं मानूंगा, डिपार्टमेंट को भी मानना ही पड़ेगा। लेकिन सर्कुलर से मुझे नुकसान हो रहा होगा तो डिपार्टमेंट को तो मानना पड़ेगा, लेकिन मुझे मानने की कोई कंपल्शन नहीं है। मैं कोर्ट्स में जाके भिड़ सकता हूँ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, और अपनी इंटरप्रिटेशन को प्रूव अगर मैं कर पाता हूँ तो मेरे फेवर में डिसीजन आ जाएगा फ्रॉम द कोर्ट्स। दूसरी चीज़ जिसके लिए सीबीडीटी क्या करता है, सर्कुलर्स को इशू करता है, क्लैरिफाइड डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कि एक्ट जो भी आपने पास करा था, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, उसके मल्टीपल सेक्शंस मल्टीपल चीज़ें बोलते होंगे। उन प्रोविजंस का स्कोप क्या है, यानी कि एप्लीकेबिलिटी कितनी वाइड है, कितने लोगों पे अप्लाई हो जाता है, कितने लोगों की इनकम्स को अपने दायरे में ला के टैक्स करवा देता है। हो सकता है स्कोप में कहीं ना कहीं क्लैरिटी ना हो, आपको कुछ लग रहा हो, टैक्स ऑफिसर को कुछ लग रहा हो, क्लैरिटी नहीं है तो आप सीबीडीटी के पास जाएंगे। अगर वो सर्कुलर इशू कर देते हैं, क्लैरिटी आपको मिल सकती है। ऐसे ही कुछ चीज़ों का मीनिंग हो सकता है ना समझ आ रहा हो। सरकार ने क्या बोल दिया, आपकी बिजनेस से जितनी भी इनकम आ रही है वो बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी। अब उन्होंने तो बोल दिया बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन बिजनेस से आपका मतलब क्या है, इनकम से आपका मतलब क्या है? बहुत वाइड टर्म्स है। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो भी सकती हैं, हो सकता है नहीं कवर हो रही हो। तो मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, बिजनेस का मतलब बताओ। मैंने क्लैरिटी मांगी, उन्होंने इंटरप्रिटेशन दे दी, कैसे, सर्कुलर निकाल के। मुझे अच्छी लगी वो इंटरप्रिटेशन तो मैं मान सकता हूँ, डिपार्टमेंट को भी माननी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो अगेन द सेम थिंग, एसएससी इज नॉट बाउंड बाय दी सर्कुलर्स। मैं कोर्ट में जाके इस इंटरप्रिटेशन को फाइट कर सकता हूँ, और अगर जीत गया तो मज़े ही मज़े। तो वो चीज़ भी हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, विच इज़ नोटिफिकेशंस। ये क्यों निकाली जाती है, कौन निकालती है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग होता है तो किस पे होता है और किस पे नहीं होता। Notifications are issued by central government to give effect to the provisions of the act। मतलब एक्ट में मल्टीपल सेक्शंस के अंदर लिखा होगा कि ये चीज़ हम नोटिफाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, सरकार ने बोल दिया सारी आपकी बिजनेस की इनकम्स वो टैक्सेबल होने वाली है, लेकिन जो भी हमने नोटिफाई कर दी स्पेसिफिकली, कोई भी नोटिफिकेशन निकाल के, वो नहीं टैक्स होने वाली। तो सरकार क्या कर सकती है, इनकम टैक्स एक्ट में तो सारी बिजनेस की इनकम्स टैक्स कर दी। नोटिफिकेशन निकाल के किसी पर्टिकुलर डे पे सरकार ने क्या बोल दिया, सीजी ने, किसी भी इंसान की, किसी भी इस पर्टिकुलर बिजनेस करने वाले इंसान की, जो लेटेस्ट से आटा दाल रोटी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बेच रहा है, उसकी जितनी भी इनकम आएगी उस पर हम कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाहेंगे। तो फिर जब भी मैं नोटिफिकेशन को इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के साथ पढ़ता हूँ तो होगा क्या, जो भी इंसान दाल चावल रोटी ये सब बेचता है उसकी इनकम टैक्स नहीं होने वाली। इसके अलावा जितने भी बिजनेसमैन हैं सबकी इनकम टैक्स होगी। कैसे पता चल रहा है, दोनों को साथ में पढ़ के। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि सेक्शन जो था, प्रोविजन जो था हमारे इनकम टैक्स एक्ट का, उसने क्या बोल दिया था, किसी भी एक्टिविटी को नोटिफिकेशन पे डाल दिया था। यानी कि जनरली तो ये होगा, लेकिन इन केसेस में हम नोटिफाई करके कुछ डिफरेंट बता सकते हैं। और नोटिफाई कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हर केस में सीबीडीटी नहीं करती। सर्कुलर तो हमेशा सीबीडीटी ही निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से नहीं निकालती। सीबीडीटी किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है, उन्हीं की एक बॉडी है। लेकिन नोटिफिकेशंस ये जो देती हैं इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये कौन निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी। मतलब अगर नोटिफिकेशन में आपके अगेंस्ट भी कुछ बोल दिया गया है, मान लो बोल दिया गया कि सिर्फ यही बिजनेसेस जो भी आटा दाल चावल ये सब बेच रहे थे, उन बिजनेसेस की जो इनकम है सिर्फ उसी को एग्जाम करेंगे। आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने तो गलत इंटरप्रिटेशन करी है, इनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मैं नहीं चलने वाला, मैं तो लेटेस्ट से टॉयज बेचता हूँ, मेरी इनकम पे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, मैं नहीं दूंगा और मैं कोर्ट में फाइट करूँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, नोटिफिकेशन कोई सर्कुलर नहीं है कि इसमें इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है।
सरकार नोटिफाई करके लॉ में बता रही है कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या नहीं करती। अगर एक्ट में सरकार ने लिख दिया आपकी सारी इनकम्स पे हम 99% के रेट पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं कलेक्ट। आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते ये तो अनफेयर है। अगर लॉ का पार्ट है कोई भी चीज़ कोर्ट कुछ नहीं करवा सकता। अगर लॉ में कोई भी चीज़ एम्बिगुअस है क्लियर नहीं है उस केस में कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन देते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ये चीज़ फेयर है ये चीज़ अनफेयर है, कोर्ट तुम इस चीज़ को ओवर रूल करो, ऐसा नहीं चलता प्रैक्टिकली। तो नोटिफिकेशंस जो हैं दे आर बाइंडिंग ऑन बोथ द डिपार्टमेंट एंड द एसएससी। बट सर्कुलर्स क्या था, ये डिपार्टमेंट पे तो बाइंडिंग होते हैं लेकिन एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होते। ऐसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, सीजी क्या करती है, नोटिफिकेशंस इशू करती है किस चीज़ के लिए, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। वैसे ही सीबीडीटी भी नोटिफिकेशंस निकालती है कुछ केसेस में। किन केसेस में? CBDT can also issue notifications to make or to amend income tax rules। मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया था, देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी एक्ट आपको अमेंड करना है, कैसे करोगे, दूसरा एक्ट ही पास करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। हर साल एनुअली फाइनेंस एक्ट आते रहते हैं, बीच बीच में भी कभी कभी एक्ट्स आ जाते हैं अलग अलग टाइप के, जिनको क्या बोला जाता है, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारे एक्ट्स मिलकर करते क्या है, पुरानी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, अमेंड कर रहे होते हैं। सर्कुलर नोटिफिकेशंस, कुछ भी अमेंड करनी है तो नया सर्कुलर नोटिफिकेशन निकाल दो। ऐसे ही रूल आपको अमेंड करना है तो कैसे आप अमेंड कर सकते हैं, नई नोटिफिकेशन निकाल के, नया रूल निकाल के नहीं। तो आपको नोटिफिकेशन निकालनी है बेसिकली, कैसे, ऑफिशियल गैजेट में बस अनाउंस कर देनी है, बुलेटिन बोर्ड पे लगा देनी है, ऑनलाइन उनकी जो साइट है egazette.nic.in वहाँ पे नोटिफाई कर देनी है, नोटिफिकेशन निकल जाती है, पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो रूल को अमेंड करने के लिए, नया रूल नोटिफाई करने के लिए, पुराना हटाने के लिए, पुराने में चेंज करने के लिए छोटी सी नोटिफिकेशन निकालनी है। वही चीज़ यहाँ पे क्या बताई गई, ये जो इनकम टैक्स रूल्स 1962 में निकाले गए थे, तक में मैंने आपको बताया क्या है, इनमें होती क्या है, प्रोसीजरल चीज़ें होती है जिनके बारे में एमपीज़ को कोई आइडिया नहीं होता। वो क्या कहते हैं, हम एक्सपर्ट्स नहीं है टैक्सेशन पे। सीबीडीटी में जो एक्सपर्ट ऑफिसर्स बैठे हैं उनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होने वाली है इन चीज़ों के रिस्पेक्ट में। तो काफ़ी सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट हम क्या करेंगे, लिख देंगे एक्ट के अंदर कि ये चीज़ें आपको करनी होंगी एज प्रिस्क्राइब। और प्रिस्क्राइब कैसे करी जाएंगी, रूल्स निकाल के। तो पहली बात तो 1962 में हमने रूल्स निकाल दिए थे। उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट्स करनी है सालाना बेसिस पे यानी कि एनुअल बेसिस पे, वो अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे आप, नोटिफिकेशंस निकाल के। और ये नोटिफिकेशंस कौन निकालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सीबीडीटी निकालती है। तो सीबीडीटी कैन ऑल्सो इशू नोटिफिकेशंस टू मेक और अमेंड इनकम टैक्स रूल्स। नोटिफिकेशंस दोनों निकाल सकते हैं, सीजी भी और सीबीडीटी भी, लेकिन दोनों के पर्पसेस डिफरेंट है। ये क्या करने के लिए निकाल रहे हैं नोटिफिकेशंस, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये क्या करने के लिए निकाल रहे हैं, टू मेक और अमेंड इनकम टैक्स रूल्स। लास्टली आपके लॉ का पार्ट एक और चीज़ होती है, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट एफर्ट्स, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में मिला के कितनी भी चीज़ें क्लैरिफाई कर ले, कितने भी प्रोविजंस बता दे, इंडिया में 130 करोड़ लोगों की आबादी है जिनमें हर इंसान के केस में कुछ ना कुछ डिफरेंट निकल के आ ही जाएगा। सब कुछ आप लॉ में नहीं लिख सकते। तो अब कुछ भी लोगों के रिस्पेक्ट में कोई भी अलग सिचुएशन निकल के आ जाती है जहाँ पे एम्बिग्विटी है, उस केस में कोर्ट्स को स्टेप इन करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। एक इंसान ने क्या बोला कि बिजनेस के रिस्पेक्ट में आपने बोल रखा है कि बिजनेस की इनकम आपकी टैक्स होगी, और बिजनेस की इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ये करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस आपने बता रखे हैं, सिर्फ ये खर्चे हम अलाउ करेंगे, जिनमें से एक खर्चा कौन होता है, डिप्रिसिएशन ऑन दी एसेट्स, जो भी आपकी बिजनेस की एसेट्स है। तो आप क्या करेंगे, अपना रेवेन्यू बताएंगे, बिजनेस से साल का कितना रेवेन्यू आया, लेटेस्ट से 5 करोड़ की सेल्स थी तो 5 करोड़ की सेल्स बता दी। उसमें से सारे खर्चे जो भी अलाउेबल खर्चे थे इनकम टैक्स एक्ट में उनको माइनस करेंगे, जितनी इनकम बच जाएगी उस पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स दे देंगे। एक इंसान ने एक साल क्या करा, उसने बताया कि मुझे हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी और हार्ट सर्जरी में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो उस इंसान ने बोला मुझे 50 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ गया। अभी जो 50 लाख का खर्चा मैंने करा है, मेरे लिए जो मेरा हार्ट है वो कैपिटल एसेट है। क्यों कैपिटल एसेट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड है, जो कि एक डेफिनेशन में आपको आगे जाके दिखा दूंगा। तो हार्ट मेरे लिए कैपिटल एसेट है, इसमें मैंने 50 लाख का खर्चा करा है, इसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, मेरे बिजनेस का ये खर्चा है, और इस 50 लाख पे डेप्रिसिएशन में क्लेम करूंगा। अब टैक्स ऑफिसर क्या कह रहा होगा, वो कह रहा होगा भाई साहब दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, ये जो तुम्हारा हार्ट का खर्चा था, हार्ट सर्जरी का खर्चा है, तुम्हारा पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चों के रिस्पेक्ट में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलती फ्रॉम योर इनकम्स, ये डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होते, आप माइनस नहीं कर सकते वाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। ये इंसान क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब मेरा दिल नहीं होता, अगर मेरे पास हार्ट सर्जरी में नहीं करवाता तो मैं मर चुका होता, तो मेरा बिजनेस कौन चलाता, और अगर बिजनेस नहीं चल पाता तो इनकम जनरेट नहीं होती, विच इज़ वाई ये हार्ट सर्जरी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। और अब मैं क्या करूंगा, मैं डिडक्शन क्लेम करके रहूंगा, डेप्रिसिएशन लेके रहूंगा। तुम मेरे को एक्ट में कहीं भी दिखा दो कि हार्ट सर्जरी के रिस्पेक्ट में जो भी खर्चा करा है उसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगी, मैं डिडक्शन नहीं लूंगा।
लेकिन एक्ट में टैक्स ऑफिसर ऐसा कुछ दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि इतना अतरंगी कभी भी पार्लियामेंटेरियंस ने नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा भी करने की कोशिश करेगा। तो एक्ट इसके बारे में कोई चीज़ नहीं बोलता। एक्ट में ऐसा नहीं लिखा कि हार्ट सर्जरी स्पेसिफिकली आप इसके रिस्पेक्ट में जो भी खर्चा करा है डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने बस ये बोला पर्सनल एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अब डाउट क्या उठ के आ जाता है कि पर्सनल एक्सपेंस माना जाए या फिर नहीं माना जाए, और इस पर बहस हो रही है। एक्ट में देख लो आप, रूल्स में देख लो आप, फाइनेंस एक्ट सारे के सारे रीड कर लो, सर्कुलर्स नोटिफिकेशन देख लो, कुछ भी इसके बारे में नहीं मिलने वाला। तो लॉ कुछ नहीं बता पा रहा। टैक्स ऑफिसर क्या कह रहा है, खर्चा नहीं लेने दूंगा। ये इंसान क्या कह रहा है, मैं खर्चा लेके रहूंगा। किसकी बात मानी जाए? दोनों के दोनों कहाँ पहुंचेंगे? कोर्ट्स के पास, क्योंकि जहां भी एम्बिग्विटी होती है लॉ में, लॉ ने अगर कोई भी चीज़ क्लियरली बता दी आपको वही माननी पड़ेगी, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे लॉ क्लियर नहीं है वहाँ पे कोर्ट्स आएंगे और कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन करके बताएंगे उनके हिसाब से इस केस में क्या होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली यही हुआ। ये इंसान और टैक्स ऑफिसर कोर्ट में चले गए और उसके बाद कोर्ट ने बताया इस केस में डिप्रिसिएशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब डिप्रिसिएशन मिली या फिर नहीं मिली वो तो मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस जब भी पीजीबीपी चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे करवा दूंगा। लेकिन आई गेस मैंने आपको समझा दिया कि लीगल डिसीजंस की ज़रूरत पड़ती कहाँ पे। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से कोर्ट ने अपने लीगल डिसीजन सुनाया है उस पर डिपेंड करेगा कि ये भी आपके लॉ का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ विच इज़ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ लॉ ऑफ द लैंड। मतलब इसको भी आप लॉ बोल सकते हैं। मान लो ये जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे हम, मैं असेसी और उसके साथ साथ टैक्स ऑफिसर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, डिप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। तो आज के बाद से क्या हो जाएगा, पूरे इंडिया में कोई भी इंसान अपनी हार्ट सर्जरी करवाएगा तो अपने बिजनेस में डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा ऑन दी एक्सपेंडिचर जो भी हार्ट सर्जरी पे उसने खर्चा करा होगा। लॉ में क्या लिखा था? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन जैसे ही भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग सुना दी उसके बाद इस चीज़ को भी लॉ ही माना जाएगा। और लॉ ऑफ द लैंड मतलब पूरी कंट्री के लिए लॉ है। क्यों? पूरे इंडिया के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया में लाया करती है। तो इन्होंने कोई भी रूलिंग सुनाई तो वो लॉ बन जाता है किसके लिए? पूरे लैंड के लिए, पूरी कंट्री के लिए। आज से जब ये रूलिंग आ गई उसके बाद डाउट नहीं रहेगा कि हार्ट सर्जरी पे खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। बात करते हैं दूसरी चीज़ की। मान लो सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं पहुंचे थे, हम सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचे थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने अगेन मेरे फेवर में डिसीजन सुनाया था कि ये जो पर्टिकुलर हार्ट सर्जरी थी इसके रिस्पेक्ट में आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो क्या होगा, पूरे इंडिया में आज के बाद से कोई भी इंसान हार्ट सर्जरी करवाएगा जिसके फैक्ट्स ऑफ द केस मेरे केस से रिलेट करते होंगे, वो सारे लोग खर्चा क्लेम कर पाएंगे? नहीं। क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इज नॉट ऑल ऑफ द कंट्री। उनकी जुरिस्डिक्शन बस कुछ स्टेट्स आती हैं। तो जितनी भी स्टेट्स दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर आती है, उनकी जुरिस्डिक्शन में आती है, उन स्टेट्स के अंदर फॉल करने वाले जितने भी एसएससीज हैं वो क्या मान सकते हैं, इस चीज़ को लॉ का पार्ट मान सकते हैं। और उस पर्टिकुलर डेट से जब मेरे केस में रूलिंग आ गई थी वो भी इस रूलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर फैक्ट्स ऑफ द केस सेम निकल के आते हैं उनके केस में भी। विच इज़ वाई वॉट इज़ बीइंग सेड इज़, अगर आप इनकम टैक्स लॉ देखना चाह रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी देखने चाहिए जो कि सरकार ने निकाले थे। और सरकार के डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या नहीं होगा, वहाँ पे आपको लाखों लीगल डिसीजंस मिल जाएंगे कोर्ट्स के। वो लाखों लीगल डिसीजंस को स्कैन करिए और आपकी ज्यूरिस्डिक्शन, आपके एसएससी जिस भी ज्यूरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं उस ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट्स के डिसीजंस पढ़ने लग जाइए। अगर आपको सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस वाला कोई भी डिसीजन मिल जाता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और वो भी आपके लिए इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बनेगा, जैसे कि ये सारी चीज़ें बन रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट इनकम टैक्स लॉ इज़। मैंने आपके लिए समराइज़ करने की कोशिश करी और समराइज़ भी रहने दीजिए। काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल में डिस्कशन करी इन सारी चीज़ों की। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स कंसल्टेंट, अगर अच्छा टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो सेक्शंस बेशक आपको याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा, कोई भी इंसान आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, सक्सेसफुल टैक्स कंसल्टेंट बनने से नहीं रोक सकता। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली टेकअप करेंगे कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, यानी कि लॉ को इंटरप्रेट किस तरीके से करा जाता है। पेपर में अगेन हो सकता है ये चीज़ पूछी जाए, हो सकता है नहीं पूछी जाए। मैं पेपर के एम्फेसिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंटरप्रेट ही नहीं करना आता लॉ तो आप हमेशा टीचर्स के पास थोड़ी जाते रहेंगे। सीए बन जाएंगे आप सीए फाइनल लेवल के बाद। समझिए इस चीज़ की सिग्निफिकेंस। आपको खुद इंटरप्रेट करने होंगे मल्टीपल लॉज, और वो इंटरप्रेट करने के लिए मल्टीपल रूल्स आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए किसी भी बेयर एक्ट को इंटरप्रेट कैसे करा जाता है। आपको सीए बनने के बाद समरी बुक्स नहीं मिलने वाली प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इसीलिए प्रिपेयर होकर चलिए। कैसे प्रिपेयर होंगे? धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही प्रिपेयर होते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल देन।